दोस्तों, आज दुनिया में इंटायर ट्रेड सर्कल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेंटर अमेरिका है। अमेरिका के पास आज की तारीख में ये ताकत है कि वो दुनिया की किसी भी देश के इकोनॉमी को रातों रात बर्बाद कर सकता है। दुनिया में जितना भी व्यापार एक देश से दूसरे देश के मध्य होता है, उस पर पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है। आज की तारीख में दुनिया के लगभग सभी देश अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक पर डिपेंड करते हैं, और ये सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिकी डॉलर आज की तारीख में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावशाली वेपन बन गया है। दुनिया में एक देश पर जितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिकी डॉलर क्रिएट कर सकता है, वो कोई भी परमाणु बम या कोई हथियार करने में सक्षम नहीं है। और अगर कोई देश अमेरिकी डॉलर्स के इस डोमिनेंस को चैलेंज करने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री पावर को चुनौती दे रहा है। यानी आज की तारीख में दुनिया पर अमेरिकी डॉलर का डोमिनेशन है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर बैक करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पिछले 100 सालों में अमेरिकी डॉलर ने दुनिया पर अपना प्रभाव कायम किया। अमेरिका ने किस तरह इस डोमिनेंस के जरिए खुद को सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर स्थापित किया है। वो कौन से देश हैं जो इस प्रभाव को आज की तारीख में चुनौती दे रहे हैं, और क्या दुनिया में कभी अमेरिकी डॉलर का डोमिनेशन खत्म हो पाएगा या नहीं। इस वीडियो के बाद आपको आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अमेरिका और अमेरिकी डॉलर को समझ जाएं। दोस्तों, आप पिछले 2000 सालों की इकोनॉमिकल एंड ट्रेड हिस्ट्री को उठा करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 19वीं शताब्दी के शुरू होने तक भारत और चाइना, ये दो देश दुनिया की पूरी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान दिया करते थे। दुनिया में हर चीज का ट्रेड सर्कल इन्हीं दो देशों के इर्द गिर्द घूमता था। भारत उस समय दुनिया की टोटल GDP में लगातार 1800 सालों तक 23% का हिस्सेदार बना हुआ था। चाइना और भारत के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और अमीर देश बनने के लिए ये कंपटीशन लगभग साल 1804 तक चलता रहा, और फिर धीरे धीरे ब्रिटेन ने कॉलोनाइजेशन के जरिए पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग अब धीरे धीरे दुनिया भर के कई देशों के लिए आपसी व्यापार के नजरिए से सबसे जरूरी करेंसी बन गई थी। अगले 100 सालों तक दुनिया भर का ट्रेड सिनेरियो कुछ इस तरह से बन गया था कि ब्रिटेन की करेंसी के जरिए एक समय में दुनिया का लगभग 60% व्यापार होता था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओपियम वॉर और अपनी बाकी नीतियों की वजह से ब्रिटेन ने लगभग आधी दुनिया की इकोनॉमिकल फंक्शनिंग को अपने हाथों में ले लिया था। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर एशिया लगभग 150 सालों तक ब्रिटेन के इशारों पर काम करता रहा, और अमेरिका में भी ब्रिटेन का प्रभाव बहुत मजबूत बना हुआ था। मगर पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ सभी तरह के समीकरण बदलना शुरू हो गए। साल 1913 में ब्रिटेन पर 0.5 बिलियन पाउंड का कर्ज चल रहा था, जो लड़ाई, हथियार और कॉलोनीज पर होने वाले खर्च के चलते साल 1920 में बढ़कर के 7.8 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया था, जो उस समय इस देश की GDP का 25% था। ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया में जितने भी देश विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, उनके सामने पहले विश्व युद्ध की वजह से सब कुछ इंपोर्ट करने की नौबत आ गई थी, और अमेरिका वो एक देश था जो दुनिया के सबसे बड़े देशों को युद्ध के लिए सब कुछ चीजें मुहैया करवा रहा था। धीरे धीरे दुनिया के नक्शे पर डॉलर ने अपनी जगह तैयार करनी शुरू कर दी। अमेरिका पहले विश्व युद्ध के दौरान एक लंबे समय तक किसी भी खेमे का सदस्य नहीं बना, और युद्ध में शामिल सभी देशों को हथियार और अनाज एक्सपोर्ट कर रहा था। आगे चल करके जब अमेरिका ने युद्ध में हिस्सा लिया, तब भी उसका यह व्यापार कुछ देशों के साथ सही गति से चल रहा था। अमेरिका में इस युद्ध से पहले स्लेवरी को खत्म करने के लिए और आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन करते हुए बताया था, और इसलिए अब इस देश को व्यापार करने का मौका मिला। तब तक इस देश के पास अपना कोई इकोनॉमिकल एंड ट्रेड स्ट्रक्चर तैयार नहीं था। पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया, सेंट्रल बैंक बनवाए, गोल्ड रिजर्व को तैयार किया और अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस को बहुत ही बेहतरीन बना लिया था। समय को देखते हुए अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध के दौरान जो बदलाव किए थे, उसका परिणाम इस देश की इकोनॉमी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान भी दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करना बंद नहीं किया, और दुनिया के इतिहास में इस सबसे बड़ी युद्ध में जिस तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ व्यापार किया था, उसके बाद अमेरिका के पास अब दुनिया भर के पूरे गोल्ड का 60% यानी 22,000 टन सोना इकट्ठा हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो गया था। इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड अपने लोगों को संभालने की हालत में नहीं था, और इसलिए हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने युद्ध के तुरंत बाद अपनी ज्यादातर कॉलोनीज से खुद का शासन खत्म कर लिया था, जिसमें भारत देश भी शामिल था। अमेरिकन डॉलर अब दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया था, क्योंकि इसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व की बैकिंग थी। अब बस इस ताकत को पूरी तरह से पुख्ता करने की जरूरत थी, और ये मौका भी अमेरिका को बहुत जल्दी मिल गया था।
साल 1944 में अमेरिका के माउंट वॉशिंगटन होटल में 44 देशों के प्रतिनिधि दुनिया के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के विषय में बात करने के लिए एकजुट होते हैं। इस मीटिंग में अमेरिका पूरी दुनिया के प्रतिनिधियों के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि वो अब अपना पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस अपनी अपनी अलग अलग करेंसी की जगह अमेरिकी डॉलर में करे। और अमेरिका ने सभी देशों को ये भरोसा भी दिलाया था कि वो 1 आउंस गोल्ड के बदले $35 देंगे। ये वो समय था जब दुनिया में किसी भी करेंसी की वैल्यू गोल्ड रिजर्व से तय होती थी और जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता था वो देश इकोनॉमिकली उतना ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता था। इस तरह जब अमेरिका ने सभी देशों के सामने प्रस्ताव रखा तो लोगों को पता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर करेंसी और सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका के पास है, इसलिए अमेरिका के बताए रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शन किसी भी देश के पास नहीं था। साल 1944 में हुए इसी सम्मेलन के दौरान ही विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को बनाने का फैसला भी लिया गया और यहाँ भी अमेरिका ने यह शर्त रख दी कि सभी देशों को लोन डॉलर में दिया जाएगा और सभी देशों को अपना लोन डॉलर में ही चुकाना पड़ेगा। अमेरिका ने उस समय कुछ ऐसे यूरोपीय देशों को $13.3 बिलियन का लोन दिया था जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और ये लोन इस शर्त पर दिया गया था कि वो देश अमेरिका से ही सभी जरूरी चीजें जो उन्हें अपने देश के लिए चाहिए वो खरीदेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के देशों को लोन देने वाली 2 सबसे बड़ी संस्थाओं पर भी पूरी पकड़ अमेरिका के हाथों में थी। दुनिया भर की पूरी इकोनॉमी में अब अमेरिकी डॉलर सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था। अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी दूसरे करेंसी के जरिए अपना ट्रेड कंटिन्यू अब इस दुनिया में सभी देशों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि किसी भी देश की करेंसी के साथ सोने की उतनी मजबूत बैकिंग नहीं थी। अमेरिका पूरी तरह से एक मजबूत स्थिति में आ गया था और यहाँ तक पहुँचने के बाद अब अमेरिका अपनी इस स्थिति को पुख्ता करने के लिए अलग अलग कोशिशों में जुट गया क्योंकि उसे यह मालूम था कि जो मजबूरी आज पूरी दुनिया की बनी हुई है जरूरी नहीं है कि वो स्थिति आगे भी अमेरिका के लिए काम करेगी। इसलिए अपना डोमिनेशन बनाए रखने के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नब्ज को पकड़ना अमेरिका के लिए जरूरी था। उस समय अमेरिका और यूरोप की कंपनीज दुनिया भर में अलग अलग देशों में ऑयल को ढूंढने और उसे निकालने का काम करती थी। तेल ढूंढने से लेकर के उसे निकालने के लिए सभी जरूरी तरह की टेक्नोलॉजी उस समय सिर्फ अमेरिका और कुछ यूरोपीय कंपनीज के पास ही मौजूद थी और दूसरी तरफ अरब देशों के पास ऑयल की कमी नहीं थी, लेकिन उसे ढूंढने से लेकर के निकालने, मार्केट में उतारने से लेकर के मुनाफा कमाने तक जरूरी टेक्नोलॉजी और अनुभव नहीं था। दुनिया भर में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था और ऑयल सभी देशों की इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज बन गई थी और इस मौके को भुनाने के लिए अमेरिका ने अरब देशों से मुलाकात करना शुरू किया। सऊदी को अमेरिका से अपना व्यापार को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए थी। अमेरिका ने हर शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन बदले में एक शर्त ये भी रखी कि सऊदी को अपने ऑयल का व्यापार सभी देशों के साथ सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही करना होगा। कोई भी दूसरी करेंसी का सर्कुलेशन इस व्यापार में किसी भी देश के साथ नहीं होना चाहिए। अब जब सब कुछ अमेरिका के अनुसार चल रहा था तभी अमेरिका के लिए दुनिया में गोल्ड मार्केट पर नजर बनाए रखना जरूरी था। अमेरिका एक डॉलर के बदले जितना गोल्ड दुनिया को दे रही थी उसके आसपास पूरी दुनिया में भी गोल्ड की वैल्यू बनी रहे, ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए अमेरिका ने कुछ देशों के साथ मिलकर के गोल्ड मार्केट को कंट्रोल और मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और अपने पास जितना गोल्ड था उससे ज्यादा करेंसी नोट छापने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ से अमेरिका के लिए सिचुएशन टफ होना शुरू हो जाती है। अमेरिका का गोल्ड रिजर्व खत्म होने की कगार तक पहुंच जाता है और जिन देशों के साथ मिलकर के अमेरिका गोल्ड मार्केट को चला रहा था वो देश भी अब धीरे धीरे अमेरिका से पल्ला झाड़ रहे थे। परिस्थितियां कुछ इस तरह से बन गई थी कि दुनिया के सभी देशों ने एक साथ अमेरिकी डॉलर को कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया था, जिससे कि भविष्य में उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। जब सिचुएशन किसी भी तरह पकड़ में नहीं आए तो प्रेसिडेंट निक्सन ने 15 अगस्त 1971 के दिन ऐलान कर देते हैं कि अब के बाद कभी भी अमेरिकी डॉलर के बदले गोल्ड नहीं दिया जाएगा। दुनिया भर में जिस भरोसे के दम पर पूरा का पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर काम कर रहा था अब वो भरोसा एकदम से खत्म हो गया था और इसलिए निक्सन के इस फैसले को निक्सन शॉक कहा जाता है। अब अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बात ये थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी सभी देशों के लिए अमेरिकी डॉलर रखना सिर्फ इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उससे तेल मिल रहा था और अब अमेरिका ये नहीं चाहता था ये रास्ता भी बंद हो जाए। इसलिए अरब देशों को हर संभव मदद देने के लिए अमेरिका तैयार था। मगर फिर भी जब कुछ देशों ने अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने से मना कर दिया तब अमेरिका ने कहीं तख्ता पलट के जरिए अपनी बात को कायम रखा तो कुछ जगहों पर युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करने में भी अमेरिका ने संकोच नहीं किया। सद्दाम हुसैन ने यूरो में ऑयल बिजनेस करने का फैसला किया तो उन्हें सत्ता से बाहर फेंक दिया गया और फांसी दे दी गई। ऐसा ही हाल गद्दाफी के देश में भी हुआ और गद्दाफी को भी सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। धीरे धीरे दुनिया को समझ में आ गया था कि अमेरिकी डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब सीधे अमेरिका को चुनौती देने जैसा है और इस चुनौती का परिणाम पूरे देश के सभी लोगों को सैंक्शन, तख्ता पलट और युद्ध के जरिए चुकाना पड़ सकता है। अमेरिका आज पूरी दुनिया में 2 अलग अलग देशों के बीच होने वाले लेन देन का जो जरिया है यानी स्विफ्ट नेटवर्क उसे भी कंट्रोल करता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके बगैर पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों के बीच पैसों का लेन देन इम्पॉसिबल है और अमेरिका जब किसी देश पर सैंक्शन लगाता है तो उस देश को इस नेटवर्क से भी बाहर कर दिया जाता है जिससे उसकी इकोनॉमी रातों रात बर्बाद हो सकती है। अगर कोई देश स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है तो फिर उस देश का कोई भी व्यक्ति यूट्यूब, गूगल और बाकी किसी भी वेबसाइट के जरिए पैसे नहीं कमा सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया में अमेरिका के इस रवैये और इन बातों का कोई भी तोड़ नहीं है, लेकिन 2008 से ही लगातार कुछ बड़े देश
जिनमें रूस और चीन भी शामिल हैं, अमेरिका की इस मोनोपोली को खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इससे परेशान हो गई है। साल 2009 में ब्रिक्स समूह का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया गया था और पिछले कुछ समय में 20 से ज्यादा देशों ने इस समूह में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जताई है। दुनिया भर में फिलहाल डी-डॉलराइजेशन को लेकर के बातें चल रही हैं। यूपीआई को ग्लोबल मार्केट में ले जाने का फैसला भी इसी का एक पार्ट है। एक नई ब्रिक्स करेंसी क्रिएट करने पर विचार चल रहा है और कुछ देशों ने अपना लेन देन अलग अलग करेंसीज में करना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज पूरी दुनिया में लगभग हर देश किसी न किसी तरह से किसी न किसी युद्ध से प्रभावित हो रहा है और इससे दुनिया भर में किसी भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब बन गई है। अधिकतर देशों में इन्फ्लेशन की स्थिति क्रिएट हो गई है। अमेरिका की जीडीपी और फाइनेंशियल कंडीशन भले ही ठीक हो, लेकिन वहाँ भी सब कुछ सही नहीं है। क्राइम रेट, महंगाई और बाकी कुछ बड़े प्रॉब्लम से अमेरिका में हालात बेहद खराब बन गए हैं और ये सब कुछ शायद एक संकेत है कि दुनिया अब सुपर पावर की पोजीशन बदल सकती है और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि सब तरह की ताकत अगर एक जगह बनी रहे तो उसे दुनिया भर में कभी भी शांति बहाल कर पाना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि दुनिया निकट भविष्य में एक सही दिशा की तरफ खुद को ले जाने का प्रयास करेगी और सभी देश अपने तरीके से, अपने हिसाब से सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो पाएंगे, जिससे दुनिया में युद्ध, तख्ता पलट, गरीबी, महंगाई और बाकी सभी ऐसी बातों से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी मेहनत को सफल बनाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।